इस कहानी की शुरुआत में हमें खौफनाक माहौल दिखाया जाता है। इस मूवी का नाम बारबेरियन है, जो कि सन 2022 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन इस मूवी की स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आइए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। बारिश से भीगी रात में टेस नाम की लड़की अपने फ़ोन पर एक घर बुक करती है। जैसे ही वह उस अंधेरे घर के पास पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि हालत उसके लिए कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। घर का गेट बंद था। उसने कई बार गेट खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब रही। घबराहट में वह उस प्लेटफॉर्म के नंबर पर कॉल करती है जहां से उसने बुकिंग की थी, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती। उसे अंदर से जलती हुई लाइट नजर आती है और किसी के होने का एहसास होता है। वह हिम्मत जुटाकर घर की घंटी बजाती है और कुछ पलों बाद वहां से एक अनजान आदमी दरवाज़ा खोलता है और वो चौंकते हुए पूछता है, कितनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रही है? टेस जवाब देती है कि उसने यह घर बुक किया है और इसका रेंट भी चुका दिया है। इस पर किथ नाम का आदमी शांत लेकिन हैरान लहजे में कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने इस घर को रेंट पर लिया है। दोनों अपने अपने बुकिंग कंफर्मेशन एक दूसरे को दिखाते हैं और ये साफ हो जाता है कि डबल बुकिंग हो गई है। बारिश और रात की घनी अंधेरी हवा में कहीं और जाना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में ही घर को शेयर करने का फैसला किया। टेस सतर्क हो जाती है और कीथ से दूरी बनाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद वह उसका फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन कीथ उसको अनकंफर्टेबल देखकर खुद को उससे दूर कर लेता है और उसे कहता है कि तुम रूम में आराम से सो सकती हो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके ये सब कहने से टेस को उसके ऊपर थोड़ा भरोसा हुआ, लेकिन अभी भी वह थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। जैसे ही कीथ नीचे जाता है, टेस उसकी जेब से आईडी की फ़ोटो खींच लेती है ताकि अगर कुछ गलत हुआ तो सबूत उसके पास हो। धीरे धीरे कीथ का अच्छा व्यवहार और उसकी ऑनेस्टी को देखकर टेस उस पर भरोसा करना चालू कर देती है। वह उसे खाना ऑफर करता है और वाइन भी शेयर करने की पेशकश करता है। उनके बीच बातचीत शुरू हो जाती है। टेस उसे बताती है कि वह एक राइटर है और एक डायरेक्टर से मिलने के लिए यहाँ पर आई है। अगर उसकी कहानी फाइनल हो गई तो उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। कीथ भी अपने बारे में उसे बताता है। वह एक IT प्रोफेशनल है और इस घर में सिर्फ इसलिए रह रहा है क्योंकि उसका ऑफिस पास में है। उनके बीच दोस्ती का माहौल बन जाता है और दोनों अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही गहरी रात होती है, टेस की नींद अचानक खुल जाती है। कमरे में वो कोई हलचल महसूस करती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी आंखों के सामने से गुजरा है और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। घबराती हुई टेस दौड़कर कीथ के पास पहुंचती है। क्या ये सिर्फ एक उसका वहम था या फिर घर में कोई सच में था? ये पता लगाने के लिए वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है और कीथ से पूछती है कि आखिर तुमने मेरा दरवाज़ा क्यों खोला? जिस पर कीथ बताता है कि मैंने तुम्हारा दरवाज़ा नहीं खोला, मैं तो सिर्फ यहाँ पर सो रहा हूँ। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। खैर कोई बात नहीं, तुम वापस शांति से जाकर सो सकती हो। और टेस भी बिना कुछ सवाल किए शांति से जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो नीचे आती है तो उसे घर में कीथ नहीं मिलता, बल्कि उसका छोड़ा हुआ सिर्फ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर कल रात के बिहेवियर से तुम्हें मेरी तरफ से कुछ बुरा लगा हो तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और अब जैसा कि आज टेस की भी मीटिंग थी तो वो भी अपनी गाड़ी उठाकर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात अपने डायरेक्टर से होती है, जिसे वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है। इस डायरेक्टर का नाम मेक होता है। डायरेक्टर उससे पूछता है कि तुम अपने घर से इतने दूर आई हो, यहाँ पर कहाँ रह रही हो? जहाँ पर टेस उसे बारबेरियन हाउस के बारे में बताती है और बताती है कि मैंने वहाँ पर एक घर बुक किया है। जिस पर मेक कहती है कि उस एरिया में एयरबीएनबी तो कोई कंपनी ऐड नहीं करती है, तो फिर तुम्हें घर कैसे मिल गया? खैर जो भी हो, तुम शहर से ज़्यादा दूर नहीं हो। जिसके बाद वो गाड़ी उठाकर अपने बारबेरियन हाउस में आ जाती है। अब उसे अपने कपड़े धोने के लिए डालने थे, पर तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है और उसे महसूस होता है, इसलिए वह पीछे बेसमेंट में जाने लगती है और नीचे जाते हुए उसे एक और सीक्रेट डोर दिखाई देता है। उसे खोलने पर एक और लंबा रास्ता था, जहाँ की तहकीकात करते हुए वह एक ऐसे रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर एक गंदा सा बेड और एक बाल्टी और एक पुराना केम कॉर्डर मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई फेटिश फिल्म रिकॉर्ड करता होगा। इसे देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और बाहर आने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा बाहर से लॉक हो चुका था। तभी उसे पास की खिड़की में से घर में कीथ एंटर होता हुआ नजर आता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ, मेरी मदद करो। और तब कीथ उसकी मदद करता है
यहाँ टेस कीथ को इस घर में मौजूद सारे कमरों की गंदी चीज़ों के बारे में बताती है, जिस पर पहले तो कीथ विश्वास नहीं करता और कहता है कि ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। और कीथ उस घर की छानबीन के लिए बेसमेंट में नीचे उतर जाता है और आधे घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आता। अब टेस को उसकी फिक्र होने लगती है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए खुद नीचे उतर जाती है। फिर उसे नीचे एक और बेसमेंट मिलता है, यानी कि एक के अंदर दूसरा। और आगे चलते चलते उसे किसी के चीखने की आवाज़ आती है और तभी उसकी मुलाकात कीथ से भी हो जाती है। वो उसे कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो, मेरे पीछे कोई है जो मुझे जान से मारना चाहता है, उसने मुझे काट भी लिया है। और तभी हम देखते हैं कि एक डिवॉल्व हुई फीमेल जो कि उसका आकर सिर फोड़ देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम एक एजे को देख पाते हैं जो कि डायरेक्टर था और इस वक्त उसकी बातचीत उसके दोस्तों से हो रही थी, जहां पर उसका दोस्त बताता है कि कल रात पार्टी में नताशा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां तो तुम्हारे साथ इंटीमेट होना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने जबरदस्ती उसके साथ कांड किया और अब तो उसने तुम्हारे ऊपर रेप के चार्जेस भी लगा दिए हैं। हो सके तो कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चले जाओ। जहां पर अब एजी भी उसी एयरबीएनबी को बुक करता है और फिर जाकर अपने वेल्थ मैनेजर से मुलाकात करता है। मैनेजर का कहना था कि आजकल उसकी मूवीज कुछ खास नहीं चल रही है और अब ऊपर से पुलिस का भी चक्कर होने लगा है। ऐसा ही चलता रहा तो वह जॉब छोड़ देगा। यानी कि एजे को भी हर तरफ से बुरी खबर मिल रही थी। अब जैसा कि उसने घर से दूर रहने के लिए उस एयरबीएनबी को बुक कर लिया था, इसलिए वह उसी बारबेरियन हाउस में पहुंचता है। अब यहाँ पहुंचने के बाद उसे 3-4 अलग अलग चीज़ें नोटिस होती है, जैसे कि यहाँ पर पहले से किसी का सूटकेस पड़ा है, किसी के कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं, डिश ओवर में भी काफ़ी सारी प्लेट्स पड़ी है कि जो आदमी यहाँ पर पहले रहकर गया है उसके निकल जाने के बाद में यहाँ बुकिंग वालों ने घर की साफ सफाई नहीं की, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने की बात करता है। लेकिन तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आ जाता है जो कि उसे एक पब में एंजॉय करने के लिए बुलाता है। यहाँ पर एजी भी बताता है कि मैं बेसिकली उस लड़की के साथ गलत नहीं करना चाहता था, मुझे तो लग रहा था कि वह मान जाएंगी, पर मुझे क्या पता था कि वह ऐसे निकलेंगी। खैर अब काफ़ी पार्टी करने के बाद वह इस घर के अंदर आकर सो जाता है। अगली सुबह उठने पर उसे हैंगओवर के चलते काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती हैं और जब वो इधर उधर टॉवल ढूंढ रहा होता है तो उसे पुराने पड़े सामान दिखाई पड़ते हैं। इसी में उसे टेस का लैपटॉप भी दिखाई पड़ता है और अब वो सोचता है कि यहाँ के लोग आखिर एकदम कैसे गायब हो गए हैं। फिर उसे भी वह बेसमेंट का रास्ता दिखाई पड़ता है, तो वो भी उस बेसमेंट के रास्ते नीचे पहुँच जाता है। उसे पता चलता है कि बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट है, यानी कि ये प्रॉपर्टी नीचे से बहुत ज़्यादा बड़ी है। और फिर वो उसकी मेजरमेंट लेना शुरू कर देता है और मेजरमेंट लेते लेते वो उसी सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है जहां पर एक बेड कैमकॉर्डर और एक सड़ी हुई बाल्टी पड़ी हुई थी। एजे को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि इस आइडिया के थ्रू मैं एक मूवी भी बना सकता हूँ। और यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसे सेक्शन में पहुंच जाता है जहां ढेर सारे पिंजड़े पड़े हुए थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। तभी उसे एक रूम दिखाई पड़ता है जिसके अंदर एक छोटी सी टीवी चल रही थी, जिसमें ये टेप चल रही थी कि एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। और वो यहाँ और कुछ समझ पाता कि तभी वह अजीब से दिखने वाली क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें 40 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। इसके अंदर हम एक फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि इस वक्त अपनी गाड़ी को उठाकर एक सुपरमार्केट जाता है और वहां से ढेर सारा बेबी सिटिंग का सामान लाता है। तो ये सब देखकर स्टोर कीपर उससे पूछती है कि क्या आपकी वाइफ नहीं आई, लेकिन फ्रैंक गुस्से में उसे बिना कुछ जवाब दिए गाड़ी स्पीड से लेकर वहां से निकलने वाला होता है कि तभी उसकी नज़र एक सुंदर सी लड़की पर पड़ती है और वह उसे फॉलो करने लगता है। जब वो लड़की अपने घर पहुंच जाती है तो वो अपनी गाड़ी वहीं पर लगाकर प्लम्बर की ड्रेस को पहन लेता है और उसके घर पर पहुंच जाता है और कहता है कि आपके यहाँ से कोई कंप्लेन आई थी कि नल चल नहीं रहा, इसलिए मैं एक बार देखने आया हूँ। अब लड़की जी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वह फ्रैंक को बाथरूम में भेज देती है। जिसके बाद तो बाथरूम में पहुंचने के बाद फ्रैंक थोड़ा सा नल के साथ छेड़खानी करने लगता है और बाहर से आने जाने के लिए खिड़की का दरवाज़ा खोल देता है। घर आने पर उसका पड़ोसी कहता है कि फ्रैंक पूरा का पूरा एरिया खाली होने वाला है, अब तो यहाँ पर इस जगह कोई नहीं रहने वाला, आखिर तुम कब तक अपना घर शिफ्ट कर रहे हो।
जिस पर फ्रैंक बताता है कि मेरा घर बहुत ज़्यादा पुराना है और मैं इसे नहीं बेचूंगा, और रही बात तुम्हारी, तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ। जिसके बाद वो घर में आता है और सीधे बेसमेंट में निकल जाता है, जहाँ पर उन्हें पिंजरे में ढेर सारे लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और तभी सीन कट होता है और करंट सिचुएशन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एजे और टेस को साथ में देखते हैं, जिसे वह क्रीचर एक दूध की बोतल से दूध पिलाने लगती है। टेसे कहती है कि इसकी बात मान जाओ, यह दूध पी लो, लेकिन एजे ऐसा नहीं करता, जिस पर उस फीमेल को गुस्सा आ जाता है और वो नीचे आकर टेस को प्यार करने लगती है। इस क्रिएचर को लग रहा था कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं और अब इनके दूध पिलाने की बारी आ चुकी है। खैर एज इस बात को समझ चुका था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और वह मदर को अपने से दूर करने लगता है, लेकिन तभी वो उसके पास आ जाती है और उसे घसीटकर अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पर वही टेप चल रही थी कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है और अब ना चाहते हुए भी एजे को ऐसा करना पड़ता है, यानी कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग करनी पड़ती है। तभी हम टेस को देख पाते हैं जो कि पीछे से मौका पाकर उस घर से भागने की कोशिश करती है और जैसे तैसे वह उस घर से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी वह आदमी उसे रास्ते में रोक लेता है, जिसने उसे पहले भी रोका था और कहा था कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि वो क्रीचर रात में बाहर निकलती है। जिस पर टेस उसे बताती है कि मेरा दोस्त अभी नीचे कैद है, हमें कैसे भी करके पुलिस को यहाँ पर बुलाना होगा, लेकिन आंद्रे वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वहीं अगले सीन में हम एजे को देख पाते हैं जो कि जैसे तैसे करके उस मदर से अपना पीछा छुड़वा रहा था। वो जैसे तैसे उस मदर से अपना पीछा छुड़वा लेता है और फोन की टॉर्च से दीवार पर लगे तारों के सहारे आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसे रूम के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो मदर आने से डर रही होती है। वहीं पर हम टेस को देखते हैं जो कि एक ग्रोसरी स्टोर के पास पहुंचकर पुलिस को कॉल करवाती है। अब जहां कहानी में हम एक तरफ एजे को देखते हैं और दूसरी तरफ 40 साल पुराने बूढ़े फ्रैंको को देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ टेस यहां सारी सच्चाई पुलिस वालों को बताती है। अब हालांकि इस वक्त उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, तो पुलिस वालों को लगता है कि यह हमारे साथ मजाक कर रही है। टेस उन्हें समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। वो उन्हें बताती है कि किसी इंसान की जान खतरे में है, लेकिन पुलिस ऐसा करने से मना कर देती है। वहीं एजे फ्रैंको को कहता है कि आपको मेरी मदद करनी होगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बाहर रास्ते में वह मदर खड़ी है। अगर मैं बाहर गया तो वह मुझे जान से मार देंगी। लेकिन यहाँ फ्रैंको उसकी मदद करने के बजाय जो बंदूक में लास्ट गोली बची थी उससे खुद को शूट कर लेता है। उसके रूम में भी एक ऐसा पुराना टीवी और पुरानी कुछ कैसेट्स पड़ी हुई थी, जिन्हें एजे जब खुद देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि फ्रैंक तो एक नंबर का बदमाश आदमी था, जो कि दूसरे लोगों के घर पर घुसकर उनकी औरतों को चुराकर उनके साथ जबरदस्ती किया करता था और फिर उनसे पैदा होने वाली बच्चियों के साथ भी गलत काम किया करता था। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो फीमेल्स थी उन्हें डिसऑर्डर हो जाता है। लेकिन जब एजे को लगता है कि सामने से वही क्रिएचर उसकी तरफ भागते हुए आ रही है तो वह शूट कर देता है, जबकि सामने से तो टेसे भागते हुए आ रही थी। जब उसे पता चलता है कि उसके हाथों गलती हो गई है तो वह घायल पड़ी टेसे को उठाकर वहां से भागने लगता है कि तभी रास्ते में उन्हें आंध्र मिल जाता है, जो उन्हें कहता है कि यहाँ से बचकर छुपने की एक जगह मैं जानता हूँ, वह कभी भी मेरे प्लेस पर नहीं आती है। फिर वह उन्हें बिठाकर शांत प्लेस पर पूरी बातचीत बताता है कि आज से 40 साल पहले वही फ्रैंक नाम का एक बूढ़ा आदमी, जो कि दूसरी औरतों के साथ बुरे काम किया करता था, उनकी इज्जत लूट कर उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया करता था और फिर उन्हीं बच्चियों की बेबी सिटिंग का सामान सुपरमार्केट से खरीदता था। बस उन्हें खाने पीने के लिए जितना सामान जरूरी होता था उतना ही दिया करता था और बाकी फ्री टाइम में वो अपनी इच्छा की पूर्ति करता था। खैर यह तो अच्छी बात है कि मेरे पास छिपने के लिए जगह है, अगर तुम लोग यहाँ न आते तो कब की वो मदर तुम्हें मार देती। आंध्र उन्हें ये सब कहानी सुना रहा था कि तभी पीछे से दीवार तोड़कर हाथ बाहर आता है और आंध्र के दोनों हाथ को बाहर निकाल लेती है। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए एजे, जिसके पास बंदूक होती है, वह ऊपर टंकी पर चढ़ने लगता है। हालांकि टेस को भी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह भी टंकी के ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन जब पीछे से देखती है तो वो मदर भी उनके पीछे आ रही होती है। अब वो दोनों जैसे तैसे छत तक पहुंच जाते हैं। तब एजे को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही आइडिया समझ आता है। उसे यह तो पता चल गया था कि मदर हम दोनों को बच्चे के समान ट्रीट कर रही है, तो अगर मैं बच्चे को ऊंचाई से नीचे फेंक दूं तो वह जरूर उसे बचाने के लिए कूद जाएंगी।
तो वो टेस को वहाँ से नीचे फेंक देता है और टेस को बचाने के लिए वह मदर ऊपर से नीचे कूद जाती है। और जब एजे नीचे आता है तो दोनों की बॉडीज देख पाता है। हालांकि सारा घाव वो मदर ने ले लिया था, इस वजह से टेस की जान बच गई थी। लेकिन टेस को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उस डिवॉल्व हुई मदर यानी कि क्रिएचर में इतनी ताकत थी कि ये छोटे मोटे घाव उसके लिए कुछ भी नहीं थे। इसीलिए सबसे पहले वह गुस्से में आकर एजे का सिर फाड़ देती है और तभी टेस भी बंदूक उठाकर सीधा उसे शूट कर देती है। असल में यहाँ फ्रैंक ने ही एयरबीएनबी को मैनिपुलेट करके खुद के लिए बुकिंग्स के लिए जुगाड़ करवा लिया था, ताकि लोग यहाँ पर आते रहे और उसकी बेटी या फिर कहे उसकी डिवॉल्व क्रिएचर का शिकार बनते रहे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।